Dear friends, today we will talk about the data types available in C programming, the basic or fundamental data types as well as the derived and the enumerated data type. C प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग में तीन फंडामेंटल बेसिक डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, रियल नंबर्स के लिए फ्लोट और कैरेक्टर्स। साथ ही कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप भी होते हैं। ये दोनों तरह के डेटा टाइप्स हम अभी आगे स्लाइड्स में ट्रांसपेरेंसीज में देखेंगे और इस वीडियो के को देखने के बाद में आप सी लैंग्वेज में जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। डेटा टाइप्स का यूज़ क्या है, सबसे पहले ये समझना चाहिए। डेटा टाइप हमें मदद करते हैं ये समझने लिए कि हम प्रोग्राम के अंदर डेटा को एंटर कैसे करेंगे और जो हमारा डेटा है वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और किस तरह का डेटा हम एंटर करने वाले हैं, ये भी हमको डेटा टाइप से पता लगता है। हम जानते हैं कि नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं या कोई रियल नंबर हो सकता है जिसमें डेसिमल के बाद भी कुछ आता है। जैसे एग्जांपल के लिए होल नंबर हो सकता है 10, 5, 15, 1000 और कुछ रियल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद भी कुछ अंश होता है, जैसे कि 10.5, 11.29 इस तरह से। अब सी लैंग्वेज में इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। इनको मिलाकर हम सबको डेटा टाइप कह सकते हैं। क्योंकि डेटा टाइप अलग अलग हैं, उसकी आवश्यकता इसलिए है कि ये जो मैंने आपको डेटा बोला, इन डेटा को हैंडल करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। इसलिए अलग अलग डेटा टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं। एक कारण तो अलग अलग डेटा टाइप होने का ये है। कुछ डेटा टाइप ऐसे होते हैं जो मूल डेटा टाइप तो नहीं है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या कैरेक्टर, पर हाँ उनको हम डेटा टाइप की श्रेणी में रख सकते हैं, जैसे कि एरे है या पॉइंटर है। अब ये अपने आप में कोई अलग डेटा टाइप नहीं होगा, लेकिन इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो एक भिन्न प्रकार से स्टोर होता है, इसलिए इनको भी एक अलग डेटा टाइप की श्रेणी में रखा गया है, जिनको हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज में प्रमुख रूप से दो तरह के डेटा टाइप हुए। पहला प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स में फंडामेंटल डेटा टाइप जो सी लैंग्वेज में काम आते हैं वो होते हैं जिनके नाम हैं इंटीजर, जिसको हम कीवर्ड INT से दिखाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जिनको हम FLOAT से दिखाते हैं, और कैरेक्टर जिनको हम CHAR से दिखाते हैं। इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड कैरेक्टर्स, ये तीन तो प्राइमरी डेटा टाइप हैं। इसके अलावा कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप भी हैं, जैसे कि एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और पॉइंटर। तो आप जो एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और पॉइंटर के अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे द्वारा बनाए गए, उनमें आप देखकर ये समझ सकते हैं कि ये डेटा टाइप कैसे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एरे डेटा टाइप क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जब हम कोई वेरिएबल सी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं और मान लीजिए जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया, तो एक सामान्य वेरिएबल में एक समय में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। ये सामान्य वेरिएबल्स का लिमिटेशन है सी लैंग्वेज में। एरे क्या करता है, तो एरे में एक समय में समान डेटा टाइप के एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ये एक ऐसा वेरिएबल है, बस इतना ही अंतर है। अब एरे भी इंटीजर टाइप हो सकता है, एरे भी फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, एरे भी कैरेक्टर हो सकता है, मगर सामान्य वेरिएबल से अंतर क्या हुआ, तो एरे में एक समय में एक वैल्यू स्टोर होने के स्थान पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेकिन एक ही डेटा टाइप की वो स्टोर हो सकती हैं, और इसलिए इसको एक अलग वेरिएबल की, अलग डेटा टाइप की हम श्रेणी में रख देते हैं, जिसको हमने बोला डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो जैसे एरे का अपना गुण है, वैसे स्ट्रक्चर, यूनियन और पॉइंटर के अलग अलग अपने गुण होते हैं, तो इनको हम कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो अब हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताया, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या कैरेक्टर, और उनमें हम किस प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक विषय और हमको समझना चाहिए कि डेटा टाइप की इंपॉर्टेंस क्या है।
तो डेटा टाइप की इंपॉर्टेंस ये है कि डेटा टाइप को डिफाइन करने से हमें पता लग जाता है कि किसी वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा आकर स्टोर होने वाला है या कौन सा वेरिएबल किस प्रकार के डेटा को होल्ड करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए एक वेरिएबल x है और हमने इसको इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन किया है, तो x में केवल इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर हो सकती हैं। तो इसलिए हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं देना अनिवार्य होता है। अब सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करेंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल पूर्णांक नंबर ही स्टोर होते हैं, केवल होल नंबर्स। उदाहरण के लिए 10, -500, 3276 आदि नंबर्स। इसमें डेसिमल जिनमें है ऐसे नंबर्स स्टोर नहीं होते, वो इंटीजर डेटा टाइप कहलाएगा। तो फिर हम कोई वेरिएबल यदि इंटीजर टाइप का डिफाइन करेंगे तो उस वेरिएबल में केवल होल नंबर्स स्टोर होंगे, केवल पूर्णांक स्टोर होंगे। ठीक है, तो अब इसमें भी जब हम इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो कई प्रकार का हो सकता है। पहली बात तो यह है कि उस इंटीजर में वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू की रेंज है। जैसे मान लीजिए अगर वैल्यू -32,768 से प्लस के 32,767 है, तब तो वो उस इंटीजर को या उस वैल्यू को स्टोर होने के लिए केवल 2 बाइट की जगह मेमोरी में चाहिए। यदि उस वेरिएबल की वैल्यू, इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल उसकी वैल्यू -128 से +127 तक है, तो उस वेरिएबल को मेमोरी में केवल 1 बाइट का स्थान चाहिए। इसी तरह से यदि बड़ी वैल्यू है, वैल्यू मान लीजिए -2147483648 से लेकर 2147483647 के बीच की कोई है, तो फिर उस इंटीजर को मेमोरी में 4 बाइट का स्थान चाहिए। इसका मतलब जब हम कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिफाइन करते हैं तो 2 बातें महत्वपूर्ण हो गई। पहला कि उसको इंटीजर को मेमोरी में कितने बाइट का स्थान चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से हम उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करते समय में कीवर्ड देंगे। दूसरा, उस वेरिएबल के अंदर, उस इंटीजर वेरिएबल के अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी आएगा क्या। अगर नेगेटिव नंबर नहीं आता तो देखिए कीवर्ड बदलना होता है। यदि कोई नेगेटिव नंबर आता है तो कीवर्ड अलग प्रकार का होता है। 2 बातें हो गई। तो जब हम कोई इंटीजर डेटा डिफाइन करेंगे, इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले यह देखेंगे कि उस इंटीजर में कोई नेगेटिव नंबर आके स्टोर होगा क्या। अगर नेगेटिव नंबर आकर स्टोर होता है तो हम INT जो हम वेरिएबल के साथ में कीवर्ड लेते हैं, उसके अलावा साथ में हमको SIGNED साइंड कीवर्ड भी लगाना होता है। साइंड INT बोलेंगे फिर। लेकिन यदि कोई नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, वैल्यू केवल पॉजिटिव रहती है, तो हम उसको अनसाइंड इंटीजर से लिखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उससे देखिए रेंज बढ़ जाती है। जब हम साइन भी साथ में लगाते हैं, यानी माइनस का साइन साथ में आता है, तो माइनस का साथ आने से 1 बाइट का स्थान तो उस माइनस के साइन के लिए, 1 बिट का स्थान तो उस माइनस के साइन के लिए चले जाता है, और इसलिए जो रेंज है नंबर्स की वो कम हो जाती है। अब देखिए रेंज आधी हो गई, -32,768 से 32,767 तक ही है। नंबर इतना ही स्टोर कर सकते हैं, यानी इसके बीच का कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमने अगर अनसाइंड लिखा तो जो रेंज है ना वो डबल हो जाती है। वो अब जैसे -32,768 से 32,767 तक की वैल्यू की जगह पे 0 से लेकर 65,535 की वैल्यू हम दे सकते हैं। इसी तरह से यदि इंटीजर छोटे हैं, -128 से लेकर 127 तक, तो उसके लिए केवल 1 बाइट का स्थान चाहिए। तो हम INT जो वर्ड है, कीवर्ड है हमारा, जब हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ में हम शॉर्ट INT या फिर साइंड शॉर्ट INT लिखेंगे। यहां पर भी अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर लिख देंगे। लेकिन अगर नंबर की रेंज ज्यादा है, इससे ज्यादा है, -32,768 से 32,767 के बाहर का नंबर है, यानी इससे भी छोटा या फिर इससे भी बड़ा, तो फिर हमको 4 बाइट की का स्थान मेमोरी में वो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करने के लिए चाहिएगा। और तब हम जो कीवर्ड लिखेंगे वो लिखेंगे लॉन्ग इंटीजर
या फिर साइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए INT। यहां पर भी अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम लिखेंगे अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। इस तरह से हम इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए यहां देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल हमको इंटीजर डेटा टाइप का बनाना है तो हम उसमें कीवर्ड INT काम में लेंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहां लिखा है INT सम, तो सम एक वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप का है। इसमें केवल एक होल नंबर स्टोर हो सकता है, जो भी हम वैल्यू देंगे वो स्टोर हो जाएगी। और यहाँ INT के साथ हमने अनसाइंड नहीं लिखा, इसका मतलब इसमें कोई नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है। दूसरा, यहाँ केवल INT लिखा है, इसको हमने लॉन्ग INT या शॉर्ट INT डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब इस सम के अंदर -32,768 से +32,767 तक की ही वैल्यू आएगी। दूसरा, हम कभी भी दो से ज्यादा वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स भी एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं ID और एज, ये दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको एक ही जगह केवल हम डेटा टाइप का के लिए INT लिखकर दोनों वेरिएबल्स को इंटीजर डेटा टाइप का बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से दो बात हो गई। पहला तो हमने वेरिएबल्स के नाम रख दिए और उन वेरिएबल्स को हमने इंटीजर डेटा टाइप का बना दिया। ये इस एक स्टेटमेंट से हुआ है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रारंभ में हम वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और उनका नाम रखते हैं। तो ये लाइन हम या ये स्टेटमेंट हम प्रोग्राम के लगभग सभी प्रोग्राम के प्रारंभ में लिखते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग जो मैंने आपको बताया उनको भी उदाहरण से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लॉन्ग A लिखा है, यहाँ लॉन्ग B लिखा है, यहाँ लॉन्ग डबल C लिखा है। तो लॉन्ग A और लॉन्ग B ये दोनों इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए बने हैं। लॉन्ग डबल C ये एक रियल नंबर को स्टोर करने के लिए हमने इस तरह से वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन किया है। इसमें यहाँ पर INT जो कीवर्ड है वो INT कीवर्ड आप काम में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट D लिखा है। शॉर्ट D का मतलब है कि इसके अंदर केवल एक बाइट का स्थान हमें इस इंटीजर वेरिएबल D के लिए चाहिए और इसमें -128 से +127 तक की वैल्यू आएगी। किसी भी वेरिएबल के अंदर उस वेरिएबल का साइज क्या, यानी उसमें कितने बाइट्स का स्थान ऑक्यूपाई हो रहा है, ये हमेशा हम साइज ऑफ और बीच में ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखकर इस ऑपरेटर से पता कर सकते हैं। अब एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि इसको कैसे उदाहरण में काम में लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट A, लॉन्ग B, लॉन्ग C, लॉन्ग डबल D। तो इनकी इस उदाहरण को जब आप रन करेंगे तो इन वेरिएबल्स के अंदर कितनी बाइट्स का स्थान हमने ऑक्यूपाई किया है वो इन प्रिंटफ स्टेटमेंट से हमें पता लग जाएगा। साइंड एंड अनसाइंड, जैसा मैंने आपको पहले बताया, साइंड और अनसाइंड ये किस काम आते हैं, तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज अगर काम में आ रही हैं तो हम अनसाइंड से उसको लिखते हैं, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज काम आती हैं तो हम उसको साइंड INT के साथ में साइंड कीवर्ड जोड़कर लिखते हैं। दूसरे हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में ये जो डेटा टाइप है ये रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप काम में लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर, जैसे उदाहरण के लिए 3.14, -9.81, -2000.7654, 1.2 e⁻3, ये सारे रियल नंबर के उदाहरण हैं। तो इन सब का यदि हमें कोई वेरिएबल बनाना हो या ये कैरेक्टर ये कॉन्स्टेंट्स हो और इनका कोई डेटा टाइप डिफाइन करना है तो वो डेटा टाइप कौन सा होगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप कहलाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में भी 16 बिट के कंप्यूटर पे इसमें कितने हमको बाइट्स का स्थान चाहिए वेरिएबल के लिए और उसकी नंबर्स की रेंज क्या होगी, उसके आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। जैसे सिंपल जब हम फ्लोट शब्द काम में लेते हैं तो इसका मतलब है वेरिएबल के लिए 4 बाइट का स्थान चाहिए और उसकी रेंज होगी 3.4 e⁻38 से लेकर 3.4 e⁻+38 तक। अगर इससे भी छोटा या इससे भी बड़ा नंबर हमें स्टोर करना है तो हमको 8 बाइट का स्थान चाहिएगा और तब कीवर्ड काम आएगा डबल।
उससे भी यदि अधिक साइज का वेरिएबल है तो 10 बाइट का स्थान के लिए कीवर्ड काम आएगा लॉन्ग डबल, और हम उसकी फिर नंबर की रेंज ये हो जाएगी। फ्लोट और डबल ये रियल नंबर्स को यूज में स्टोर करने के काम में लेते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हम सैलरी नाम का यदि कोई वेरिएबल है और ये हम रियल नंबर स्टोर करा रहे हैं इसमें, तो इसका हम जो डेटा टाइप ऑफ डिफाइन करेंगे FLOAT से, फ्लोट से। इसी तरह से कोई प्राइस है और इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो होगा तो रियल नंबर, लेकिन उसकी रेंज नंबर की बहुत अधिक है, तो हम उसके लिए 8 बाइट का यदि स्थान चाहिए तो हम उसको डिफाइन करेंगे डबल शब्द से। नंबर्स को हम हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी, जो रियल नंबर्स हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस उदाहरण के अंदर हम देखें, यहाँ पर एक वेरिएबल है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर और फ्लोट वो वेरिएबल है, तो इसका मान दे दिया 22.442 e⁻²। तो हम ऐसे ई की फॉर्म के अंदर यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी किसी वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं। फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है तो मैंने आपको पहले बताया कि फ्लोट में तो सिंगल प्रिसिशन फ्लोट डेटा टाइप कहलाता है, जिसमें 4 बाइट तक का ही स्थान प्राप्त होता है एक वेरिएबल के लिए, और इसमें इतनी रेंज का जो नंबर है वो इसमें आता है। डबल के अंदर 8 बाइट का स्थान प्राप्त होता है। तीसरे होते हैं कैरेक्टर टाइप्स के डेटा टाइप। जैसे उदाहरण के लिए ये दो कैरेक्टर्स हैं, जैसे A, X, ये कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर डेटा टाइप कहलाते हैं। कैरेक्टर के लिए मेमोरी में 1 बाइट का स्थान चाहिए होता है और उसकी रेंज होती है -128 से +127। लेकिन यदि अनसाइंड कैरेक्टर काम में ले रहे हैं तो अनसाइंड कैरेक्टर के लिए वो 1 बाइट चाहिएगा, लेकिन रेंज बढ़ जाएगी, 0 से लेकर 255 तक रेंज हो जाएगी। जो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए कीवर्ड है वो है CHAR। तो जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है, मान लीजिए कैरेक्टर टेस्ट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें ये H कैरेक्टर स्टोर होता है। तो इसका तरीका ये होगा, पहले तो सबसे पहले हमने CHAR ये एक हमने कीवर्ड डिफाइन कर दिया CHAR, या डेटा ले लिया, डेटा का इस डेटा टाइप का वेरिएबल ले लिया TEST नाम से, और उसमें हमने वैल्यू जो स्टोर की है वो है H, जिसको हम सिंगल कोट्स में के द्वारा स्टोर कराते हैं। तो कैरेक्टर जो वेरिएबल है इसकी साइज हमेशा 1 बाइट होती है। एक चौथा डेटा टाइप है वॉइड टाइप। वॉइड टाइप का मतलब होता है इसमें कोई वैल्यू नहीं है। कभी कभी जो फंक्शंस हैं जो कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उन फंक्शंस को दिखाने के लिए हम वॉइड डेटा टाइप लिखते हैं। अब ये जो डेटा टाइप है, जब हम सी लैंग्वेज को और पढ़ेंगे फंक्शंस पॉइंटर्स को, तब हम इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। हमने देखा है कि जब हम मेन डिफाइन करते हैं तो वहां हम अक्सर वॉइड की कीवर्ड काम में लेते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि कई अधिकांशतः हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन में कोई भी वैल्यू हम रिटर्न नहीं करते। तो जब हम मेन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो फिर हम वहां पर मेन को वॉइड टाइप से डिफाइन कर देते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, उन्हीं डेटा टाइप्स की एक समरी टेबल ये है। जब हम printf या scanf स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम जानते हैं कि उसके अंदर हम जो भी वेरिएबल काम में ले रहे हैं उनके डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स काम में लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई इंटीजर वेरिएबल है और हम किसी printf स्टेटमेंट से उस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में लेना चाह रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हम वहां पर एक स्पेसिफायर काम में लेते हैं %d नाम से। ये हमने कई बार यूज में लिया है %d। यदि कोई रियल नंबर है, कोई फ्लोट वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू को आउटपुट में लेने के लिए हम %f आइडेंटिफायर काम में लेते हैं। ये तो हमने देखा ही है। तो जो विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप हैं, उन डेटा टाइप्स के लिए वो मेमोरी में कितनी साइज लेते हैं और उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ये इस टेबल में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप है मान लीजिए, तो उसके लिए कीवर्ड काम आता है INT, और ये 2 बाइट की जगह लेता है। 4 बाइट तक, 2 से लेकर 4 बाइट की जगह ले सकता है, 2 या 4। और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d और %i काम आते हैं। इसी तरह से जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो 1 बाइट की जगह उसके लिए होती है, %c इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फ्लोट के लिए 4 बाइट की जगह होती है, %f इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फ्लोट से भी अधिक मान का यदि रियल नंबर है जो फ्लोट की रेंज के भी बाहर का है,
4 बाइट से रेंज के बाहर का है, तो उसको हम कीवर्ड डबल काम में लेते हैं। उसके लिए 8 बाइट का साइज होती है और उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %LF है। शॉर्ट इंटीजर्स जिनके लिए केवल एक बाइट का स्थान चाहिए, उसके लिए हम %HD फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं। अनसाइंड इंटीजर के लिए हम %U फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं। लॉन्ग इंटीजर के लिए %LD या %LI फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। लॉन्ग इंटीजर के लिए %LLD होता है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए %LU स्पेसिफायर होता है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए %LLU आइडेंटिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। साइंड कैरेक्टर के लिए %C, अनसाइंड कैरेक्टर के लिए भी %C, और लॉन्ग डबल के लिए जिसमें 10 बाइट से अधिक 16 बाइट तक का स्थान चाहिए, उसके लिए %LF, ये हम कैपिटल LF ये हम फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं। व्हाट इज एन्यूमरेशन? एन्यूमरेशन होता क्या है? एन्यूमरेशन सी लैंग्वेज में काम आने वाला एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये मुख्य रूप से इंटीग्रल कांस्टेंट्स के नाम देने के काम आता है। और जब हम किसी कांस्टेंट का इस तरह से नाम देते हैं तो प्रोग्राम को रीड करना और उसको मेंटेन करना सरल हो जाता है। तो जब हम एन्यूमरेशन करते हैं तो हम कीवर्ड enum काम में लेते हैं कोई भी नया एन्यूमरेशन डिक्लेयर करने के लिए। देखिए इसमें होता क्या है, तो एन्यूमरेशन के अंदर जब हम कोई एन्यूमरेशन करते हैं या एनम डिक्लेयर करते हैं तो हम कीवर्ड एनम लिखते हैं, साथ में जो हम नाम देंगे वो कहलाएगा फ्लैग, और उसके साथ में वो कॉन्स्टेंट्स देते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है। फिर तो 3 भाग हो गए, एक तो कीवर्ड हो गया, उसके साथ में एन्यूमरेशन का कोई नाम उसको फ्लैग बोलते हैं, और जिन भी कॉन्स्टेंट्स का एन्यूमरेशन करना है वो कॉन्स्टेंट्स यहाँ लिखे जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ एक उदाहरण में अपन देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये enum ये कीवर्ड है, एन्यूमरेशन का नाम है वीक, WEE के वीक के दे दिया। अब वीक में हमने 3 कांस्टेंट दिए हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 कांस्टेंट्स हैं। इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 से शुरू करके होती है, तो जो पहला होगा इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, दूसरे की 1 होगी और तीसरे की 2 होगी। तो यहाँ पर मंडे की कांस्टेंट वैल्यू 1 होगी, 0 होगी, ट्यूसडे की कांस्टेंट वैल्यू 1 होगी और वेडनेसडे की WED की 2 होगी। देखिए इस तरह से लिखा जाता है। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यूज कांस्टेंट 1 की 0 होती है, कांस्टेंट 2 की 1 होती है, कांस्टेंट 3 की 2 होती है एंड सो ऑन। साथ ही साथ हम एनम टाइप के वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब हम एनम टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको लिखने का तरीका कैसे होता है। मान लीजिए हमने डे नाम का एक वेरिएबल लिया, एनम टाइप का डे वेरिएबल एक डिक्लेयर करना है हमको डे, तो उसको लिख कैसे सकते हैं। देखिए पहले तो हम ये एन्यूमरेशन करते हैं जिसमें हमने यहाँ पर ये फ्लैग दिया वीक और उसमें कांस्टेंट दे दिए। फिर हम अगर कोई वेरिएबल भी इसमें देना चाहते हैं तो देखिए वो उसमें इस तरह से लिखते हैं एनम फिर फ्लैग और उसके बाद में उस वेरिएबल का नाम जो हमने डे लिख दिया। या इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है एनम वीक फिर ये ब्रेसेस लगा दिए और जो कॉन्स्टेंट्स लिखने थे वो लिख दिए और लास्ट में वेरिएबल का नाम, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एनम का यूज किस प्रकार से होता है प्रोग्राम में। तो ये एक उदाहरण है इसके लिए। अब इस यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण से। देखिए हमने एक एनुमरेशन डिक्लेयर किया enum वीक और इसमें हमने वीक डेज लिख दिए मंडे टू संडे। तो मैंने आपको पहले बताया कि इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 से शुरू, तो यहाँ वैल्यूज आएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड संडे के लिए 6। इनको यूज में कैसे लेते हैं, ये हमने प्रोग्राम बनाया इंटीजर मेन एनम वीक और हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसमें एनम डेटा टाइप का वेरिएबल ले लिया डे। अगर हमने डे इज इक्वल्स टू वेड लिखा, WED लिखा, तो जो WED की यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू है
वो डे में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर WED की वैल्यू कितनी है? 0, 1 और 2, यानी WED की वैल्यू 2 है। तो डे में ये 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अगर हम इसका आउटपुट लेंगे printf %d डे, तो डे का जो एनम में यहाँ से जो मान आएगा वो इसका आउटपुट आएगा। तो देखिए इसका जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा? 2 आएगा, यानी डे की वैल्यू कितनी आएगी? 2, जो कि WED की वैल्यू थी, जो हमको कहाँ से मिली थी? जब हमने इसका एन्यूमरेशन किया था। तो इस तरह से एन्यूमरेशन फंक्शन डिफाइन होता है, एन्यूमरेशन डेटा टाइप डिफाइन होता है। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। एक और उदाहरण है यहाँ पर। देखिए हमने एक एन्यूमरेशन बनाया ENUM ईयर, इसका फ्लैग है ईयर, और इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हैं जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक। फिर हमने एक इंटीजर डिफाइन किया i, और हमने एक फॉर लूप लगाया i इज इक्वल टू जैन, i इज लेस देन इक्वल टू DEC i प्लस प्लस। अब हम जानते हैं फॉर लूप इसी तरह से चलता है। यहाँ पर जैन का मान 0 होगा और DEC दिसंबर का मान, ये देखिए यहाँ से कितना आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो इसका अंदर दिसंबर का मान 11 आ जाएगा। तो वास्तव में फॉर लूप एक तरह से क्या हो गया? i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 11, i प्लस प्लस, printf %d i। तो इसका मतलब यहाँ पर i की शुरू में वैल्यू, प्रारंभ की वैल्यू 0 आएगी और बाद में i 1 से बढ़ता जाएगा और अंतिम वैल्यू 11 के बराबर होगी। तो अब इसका आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट वही आ रहा है। जब हमने printf i लिखा था तो आउटपुट आ रहा है पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 11 तक। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि enum कोई ENUM enum जो इन्यूमरेशन फंक्शन है कोई कठिन फंक्शन नहीं है, बल्कि कुछ कॉन्स्टेंट्स प्राप्त करने के लिए, जिससे कि उसको कई बार सरल हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हमको प्रोग्राम में जनवरी से दिसंबर तक के मंथ्स काम में लेने थे, तो यहाँ हमने सीधा जनवरी से दिसंबर के मंथ हम काम में ले सकते हैं, या इनको अलग से एक कांस्टेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहीं से इनके बराबर का एक कांस्टेंट हमें प्राप्त हो जाता है। ये एन्यूमरेशन का सी लैंग्वेज में यूज है। दूसरा एक फंक्शन, दूसरा एक हमारे पास में कीवर्ड है टाइप डिफाइन, टाइप DEF कीवर्ड। ये कीवर्ड भी एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है। ये कीवर्ड यहाँ यूज आता है कि हम इस कीवर्ड को उपयोग में लेते हुए किसी वेरिएबल को के द्वारा या वेरिएबल के नाम द्वारा किसी का टाइप डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स का। यानी हमने किसी वेरिएबल का पहले से टाइप डिफाइन किया है, तो उसी नाम को, वेरिएबल के नाम को यूज में लेते हुए हम अन्य वेरिएबल्स का भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमको बार बार उनकी जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। देखिए उदाहरण से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल है यूनिट नाम से, इसका यहाँ टाइप डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे इसका डेटा टाइप है अनसाइंड INT। तो यूनिट जो है ये इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, ये यहाँ से स्पष्ट हो गया, इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। रेड कलर में इसका डेटा टाइप है और ये वेरिएबल का नाम है। इसके आगे एक कीवर्ड लिख दिया हमने टाइप DEF। तो जब ये कीवर्ड लिख दिया तो उससे होगा ये कि जहां कहीं भी हम ये यूनिट शब्द है, इस यूनिट वेरिएबल के शब्द को भी, यूनिट को भी हम डेटा टाइप डिफाइन करने में अब काम में ले सकते हैं। देखिए इसकी अगली लाइन में ऐसा कर रखा है, यहाँ लिखा यूनिट I एंड J। तो I और J का डेटा टाइप भी वही होगा जो यूनिट का डेटा टाइप होगा। जो यूनिट का डेटा टाइप अनसाइंड इंटीजर है, इसलिए I और J का डेटा टाइप भी अनसाइंड इंटीजर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया टाइप डिफाइन में ये होता है, टाइप डिफाइन के अंदर हम किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप डिफाइन करते हैं उसके आगे वही टाइप डिफाइन कीवर्ड लिख देते हैं। तो फिर हम उस वेरिएबल के नाम के सहयोग से अन्य वेरिएबलों का टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ये टाइप डिफाइन फंक्शन का, टाइप डिफाइन कीवर्ड का उपयोग है। तो इस उदाहरण के अंदर ये स्पष्ट है कि हमने जो यहाँ लिखा यूनिट IJ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे अनसाइंड इंटीजर IJ, लेकिन अनसाइंड इंटीजर जो हम बार बार लिखते हैं उससे बचने के लिए हम यहाँ पर एक बार ही यूनिट लिख देंगे। अन्य कोई भी वेरिएबल जो हम अनसाइंड इंटीजर टाइप के डिफाइन करने वाले हैं उन सबको हम यूनिट की सहायता से डिफाइन कर सकते हैं। ये टाइप डिफाइन का उपयोग है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। हमने यहाँ पर ये टाइप डिफाइन किया अनसाइंड इंटीजर UI। तो UI
जो वेरिएबल का नाम है, इससे अब हम दूसरे वेरिएबल्स का टाइप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कर दिया हमने ui i इज इक्वल्स टू 5, j इज इक्वल्स टू 8। तो i और j इन दोनों वेरिएबल्स का डेटा टाइप भी क्या होगा? अनसाइंड इंटीजर। तो इनका डेटा टाइप यहाँ डिक्लेयर हो गया ui की मदद से। अब इन दोनों के हमने यहाँ पर प्रिंट आउट स्टेटमेंट दे दिए। इस तरह से इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। हमने इस वीडियो में सामान्य जो डेटा टाइप सी लैंग्वेज में काम आते हैं उनके बारे में अध्ययन किया, साथ ही साथ जो हमारे एन्यूमरेटेड डेटा टाइप हैं उनके बारे में भी मैं अध्ययन किया। इनके अलावा जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं जैसे कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन, ये हम विभिन्न अन्य वीडियोस में समझेंगे। धन्यवाद।